नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपको नहीं लगता 102 दिन तक आर्थर रोड जेल में बंद रहने के बाद जब 9 नवंबर को संजय राउत को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए, उसके बाद से लगातार कुछ कन्फ्यूज से हैं। उनके बयान अगर आप ध्यान से देखें, वैसे बयान देने की उनको पुरानी बीमारी है और रोज़ाना ख़ास तौर से जो मुंबई का मीडिया है, मराठी मीडिया है, उसको कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री दे देने का, परोस देने का एक उनको चस्का लगा हुआ है, ताकि उस पर घंटों और कभी-कभी तो पूरे दिन बस बातचीत होती रहे मीडिया पर और वही छाए रहें। अब शिवसेना का जो हाल हो गया है, वो अपनी जगह है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो हाल शिवसेना का हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह उद्धव ठाकरे तो हैं ही, संजय राउत भी हैं। और ये बात बहुत हद तक सही है। आए दिन किसी न किसी के बारे में कुछ भी कह देना, कुछ भी परोस देना और उस पर फिर घंटों चर्चाएँ चलना। भारतीय जनता पार्टी को इतना ज़्यादा नाखुश कर दिया इन्होंने अपनी बयानबाज़ी की वजह से। अरे भई, भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था, 2 नए दलों के साथ आपने गठबंधन जोड़ लिया था, सरकार बना ली थी, मुख्यमंत्री आपका हो गया था, तो शांति का जीव जो है ना वो ठंडा करके खाता है। लेकिन सत्ता जब हाथ में आ जाए, तो उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं, वो उसे पचा नहीं पाते हैं और वही इनके साथ हुआ और उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ था। तो मैं बात कर रहा था कि कुर्सी चली गई उद्धव ठाकरे साहब की, सरकार चली गई एमबीए की। इस बीच ऐसा बहुत कुछ घटा। नवाब मलिक और अनिल देशमुख तो दोनों तभी अंदर चले गए थे जब सत्ता थी इनके हाथ में, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और जब शरद पवार की राज्य में चल रही थी। पर केंद्र पर कोई वश नहीं चल रहा था, इसलिए वो दोनों मंत्री रहते हुए ही जेल भेजे गए। संजय राउत जब गए तो स्थितियां थोड़ी अलग हो चुकी थी, क्योंकि जून के आखिर में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था और 30 जून को शायद शपथ भी ग्रहण कर ली थी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर। इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस घटना के ठीक 1 महीने बाद 31 जुलाई को। ईडी ने इनको इनके एक तरीके से घर से ही उठा लिया था। मतलब घर में पूछताछ की, उसके बाद इनको कहा गया कि आप ईडी के दफ्तर आ जाइए। ईडी के दफ्तर पहुंचे, 12-14 घंटे पूछताछ हुई, रात को इनकी गिरफ्तारी हो गई। 102 दिन जेल में रहे और इनको 9 नवंबर को जाकर के जमानत मिल गई हाई कोर्ट से। बाहर आ गए। बाहर आने के बाद के जरा इनके स्टेटमेंट देखिए। तब क्या कहा था इन्होंने और किसकी मौजूदगी में कहा था। इनकी एक साइड उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे, दूसरी साइड आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मातोश्री में थी, जब वो रिहाई के अगले दिन उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। इन्होंने कहा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, मन में किसी तरह का कोई ऐसा किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है और मैं दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री जी से भी मिलूँगा, गृह मंत्री जी से भी मिलूँगा और राज्य में इन्होंने कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूँगा। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो
उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। पता नहीं इनका ये बदला-बदला सा रूप स्वरूप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के गले से कितना नीचे उतरा होगा, लेकिन तब तो इन्होंने ऑन कैमरा ये बातें कह दी। अब सबकी निगाहें इस बात पर थी कि भई संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, संजय राउत दिल्ली में हैं, तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं? भई हमने तो नहीं सुना कि इनकी पीएम से या एचएम से कोई मुलाकात हुई हो। आप में से किसी ने सुना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। क्यों नहीं मिल पाए ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से? क्या इन्होंने मुलाकात के लिए प्रयास नहीं किया? प्रयास तो किया होगा। अगर ऑन कैमरा इन्होंने वहाँ कहा था उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में, मीडिया के सामने कहा था, तो यहाँ प्रयास तो किया होगा। पर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से मिलना तो छोड़ दीजिए, गृह मंत्री ने भी इनको भाव नहीं दिया। इनके बयानों को, इनकी शेखी-खोरी को वो कोई महत्व देना भी नहीं चाहते होंगे। देवेंद्र फडणवीस से इनकी कोई अलग से मुलाकात हुई हो या मीडिया में वो मुलाकात सुर्खी बनी हो, ऐसा भी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कोशिश तो की थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इन सब से मिलूँ, कुछ बातें करूँ। वो क्या बात करना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे, ये तो वो जाने। पर ऐसा लगता है कि वो जो 102 दिन आर्थर रोड जेल में इनको बिताने पड़े, एक कैदी के रूप में, गिरफ्तारी के बाद और न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, उसका बड़ा गहरा असर इनके दिमाग पर था। और तब इनको लगा होगा कि यार, मैं क्यों पंगे ले रहा हूँ? और आगे ये केस कोई ख़त्म तो हो नहीं गया है, अभी ज़मानत मिली है। अभी ट्रायल चलेंगे, सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें पेश की जाएँगी। ईडी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, लिंक्स हैं कि इन्होंने पत्रा चावल वाले मामले में काफ़ी गुलगपाड़ा किया हुआ है और इनको सज़ा होगी। तो ज़मानत मिलने पर जिस तरीके से मराठी मीडिया और जो एक वो इकोसिस्टम यहाँ भी काम करता है, दिल्ली में भी और वो मुंबई में भी काम करता है। तो वो मीडिया वाले उछल रहे थे कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया है और जैसे संजय राउत आरोप मुक्त कर दिए गए हों, ऐसा ही कुछ जश्न था वो। लेकिन अभी ट्रायल होना है, आरोप पत्र पर बहस होगी, सबूत पेश किए जाएँगे और तब कोर्ट को तय करना है कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो कितने सही हैं, कितने सही नहीं हैं। संजय राउत जानते हैं, उनको सब पता है, एहसास है उनको कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो क्या इसीलिए वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के रिश्ते कुछ ठीक करना चाहते थे? क्योंकि जितनी बयानबाज़ी भाजपा नेतृत्व के बारे में, फडणवीस के बारे में संजय राउत ने कर रखी है या उद्धव ठाकरे ने इनके ज़रिए करवा रखी है, उतनी तो बयानबाज़ी किसी ने भी नहीं की है। उद्धव ठाकरे भी ऊँचा-नीचा बोलते हैं, पर वो एक अलग स्तर है और ये एक अलग स्तर है। तो इनकी चर्चा मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस की मिसेज़ अमृता फडणवीस ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि साहब, न्यू इंडिया के जो महात्मा गांधी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पुराने ज़माने में जो राष्ट्रपिता थे वो महात्मा गांधी थे
और आज जो न्यू इंडिया बन रहा है, तो इसके महात्मा गांधी का दर्जा अगर किसी को दिया जा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ऐसा तो है नहीं कि अमृता फडणवीस ने कोई नई बात कही हो। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को फादर ऑफ इंडिया कह करके पुकारा था। और उनका तो ये भी कहना था कि साहब, जहाँ तक मुझे याद है, भारत पहले कैसा था, वहाँ फूट थी, मारामारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही ये कमाल है कि इन्होंने भारत को जैसे एकजुट कर दिया है। किसी तरह की अशांति नहीं है, किसी मतलब दंगा फसाद या कुछ इस तरह की बातें नहीं हैं। तो ये काम जो है एक पिता ही करता है, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। और शायद इसीलिए मैं उनको फादर ऑफ इंडिया कह करके बुलाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया है, संजय राउत ने अमृता फडणवीस पर एक तरीके से व्यंग कसा है। और व्यंग कसते हुए सामना में जो इनका संडे को एक रोक ठोक करके कॉलम आता है, उसमें कुछ सवाल खड़े किए हैं। और सवाल खड़े करते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि क्या वो अमृता फडणवीस के बयान से सहमत है। और ये भी कह रहे हैं लगे हाथ कि अगर नरेंद्र मोदी को ऐसे समय, जबकि देश में महंगाई है, गरीबी है, तब उनको आज का राष्ट्रपिता कहना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अपमानजनक है। मतलब जो ये तर्क दे रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, ऐसे में उनको राष्ट्रपिता कहना नरेंद्र मोदी के लिए भी अपमानजनक है। मतलब कम से कम मेरे जैसे सोचने समझने वाले के तो सिर के ऊपर से इनकी बॉल निकल गई है कि ये कहना क्या चाहते हैं और इसमें कौन-सा तर्क है। दूसरे, अभी हाल-फिलहाल में इनके ऐसे कई बयान आए हैं और कई बातें आई हैं, जिनकी वजह से ये लगातार चर्चा में है। एक तो वो बयान जो इन्होंने अभी कर्नाटक के बारे में दिया था कि जी चीन जिस तरीके से भारत में घुसा है, हम उसी तरीके से कर्नाटक में जाकर के घुस जाएँगे। तो भई जाओ, घुस जाओ। ऑन कैमरा क्यों घोषणा कर रहे हो? क्यों राजनीति कर रहे हो? सुर्खियाँ क्यों बटोर रहे हो? मतलब राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कई बार शरद पवार मुख्यमंत्री रह चुके, अभी उद्धव ठाकरे जून तक मुख्यमंत्री थे, तब जाकर के क्यों नहीं घुस गए कर्नाटक में? आज अगर विपक्ष में हो तो कर्नाटक में जाकर के घुसने की चेतावनी दे रहे हो और चीन का भी नाम ले रहे हो। जबकि सबको पता है कि चीन के सैनिकों को पीट करके भगाया है हमारी सेना ने। दूसरे, इन्होंने ये भी कहा कि साहब, वीर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता क्यों नहीं कहती है? तो भाई चलो, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही है, तुम कहना शुरू कर दो। उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को और आपको किसने रोका है वीर सावरकर को राष्ट्रपति कहने से, राष्ट्रपिता कहने से? आप कहना शुरू कर दो। लेकिन नहीं कहेंगे। और जब वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने बहुत गलत बयानी की थी महाराष्ट्र के अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तब इन्होंने क्या किया था? सिर्फ ये कह कर के मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर दी थी कि साहब, हम राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हैं। एक तरफ बाला साहब ठाकरे थे, जब मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के बारे में कुछ गलत बयानी कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये आदमी जहाँ मिले इसके मुँह पर जूते मारो, और मुझे मिलेगा तो मैं भी 4 जूते मारूँगा। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, जो राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कहने, उनको देश का गद्दार बताने और अंग्रेजों का नौकर बताने पर चुप्पी साध जाते हैं और बस ये कह देते हैं, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं।
और सवाल खड़े करते हैं किस पर ये? भारतीय जनता पार्टी पर, कि साहब भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर को राष्ट्रपिता क्यों नहीं कह रही है? आप क्यों नहीं कह रहे हो? आपने क्या किया जब राहुल गांधी ने ये सब किया था? दूसरे सामना में लिखते हैं कि साहब ये ठीक है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने के विरोधी थे, उसका विरोध करते थे कि राष्ट्रपिता नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी लिखते हैं सामना में कि साहब इस बात को अब वर्तमान में गैर ज़रूरी माना जाएगा, यानी जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था उसको गैर ज़रूरी माना जाएगा। अब आते हैं इस बात पर, इन्होंने लिखा कि साहब वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, जबकि ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए महापुरुष थे और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कांग्रेस के महापुरुषों को चुराने का काम कर रही है। जो इस देश के महापुरुष हैं, वो चाहे वीर सावरकर हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, वो तो सबके हैं। या उनको भी संजय राउत जो हैं, वो अब खानों में बाँटेंगे कि ये कांग्रेस का है, ये फलाने का है, ये ढिमकाने का है। तो जो जिस पार्टी में था, उसी पार्टी के लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहते हैं संजय राउत। तो ऐसा लगता है संजय राउत के बारे में, जो मैंने कहा था कि कन्फ्यूज़ ही आ गए हैं पूरी तरीके से। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करना है, क्या कहना है, क्या रास्ता पकड़ना है। और मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे-जैसे बीएमसी के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, यूबीटी, वो कुछ ज़्यादा ही बौखला गई है। और इसीलिए कभी नागपुर में ज़मीन आवंटन वाला मामला उछालती है, कभी मुंबई में सड़कों पर प्रदर्शन करती है, कभी कर्नाटक वाला मसला उठा देती है ज़मीन का, कभी भगत सिंह कोश्यारी को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई अपमानजनक बयान दिया भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि पुराने ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेरणा पुरुष थे। आज के ज़माने में अगर किसी को ढूँढें तो नितिन गडकरी हो सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, तूल दे दिया और इस पर भी राजनीतिक रोटियाँ सेकने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि जो हालात इस समय हो गए हैं शिवसेना यूबीटी के, उसमें इनको लग रहा है कि अगर बीएमसी भी हाथ से चली गई, तो फिर क्या करेंगे? प्राण वायु कहाँ से मिलेगी? इसलिए सोचने समझने की जैसे शक्ति इन्होंने खो दी है। और इस तरह के बयान, इस तरह के रिएक्शन, इसी का परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जॉइन नहीं किया है, तो निःशुल्क आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मामूली शुल्क देकर के आप जॉइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।